जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए रोज़ बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस लाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए कुछ प्रश्नों के बारे में, जिसका आंसर इस वीडियो में आपको हल करवाया जाएगा। दोस्तों, जिस क्वेश्चन को आज हम हल करने वाले हैं वो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे सभी वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, ना केवल बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें, बल्कि कक्षा 12, 9, 10 और 11, साथ ही साथ दोस्तों बीएससी का भी सिलेबस अब की बार पढ़ाया जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री होगा, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन ध्यान से देखेंगे, उसके बाद जाके हम आंसर सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि होता क्या है, कुछ लोग दोस्तों पहले क्वेश्चन को सरसरी निगाह से पढ़ते हैं और वो पूछना कुछ और चाहता है। वो क्वेश्चन हम पढ़े रहते हैं, इसकी वजह से हम उसका जो ऑप्शन है नीचे देखते फटाक से मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आपको जो सही आंसर लग रहा है उसे चुनिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन दिया है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। हाँ दोस्तों, पोर्टलैंड जो सीमेंट है उसमें जिप्सम मिलाने से क्या मदद मिलती है, क्या फ़ायदा होता है। ऑप्शन ए दिया है, सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ाने में मदद मिलती है, या फिर सीमेंट के शीघ्र जमने में, यानी कि सीमेंट को जमाने में मदद मिलती है, या फिर ऑप्शन सी, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में मदद मिलती है, या फिर सीमेंट की लागत कम करने में मिलती है। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो हम चलते हैं वीडियो में। आपका जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में मदद मिलती है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में मदद मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, लोहे का शुद्ध रूप कौन सा है। यूपी बीएड 2012 में ये पूछा गया प्रश्न है। लोहे का शुद्ध रूप कौन सा है, स्टील, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा, या फिर पिटवा लोहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लोहे का शुद्ध रूप कौन सा है, स्टील है, या फिर ढलवा लोहा है, या फिर कच्चा लोहा, या फिर पिटवा लोहा है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, पिटवा लोहा इज द राइट आंसर, है ना। लोहे का शुद्ध रूप कौन सा है, पिटवा लोहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खाने पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, है ना, कि खाना पकाने का जो तेल होता है उसे वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन ए, क्रिस्टलन द्वारा, ऑप्शन बी, संघनन द्वारा, ऑप्शन सी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, या फिर ऑप्शन डी, ऑक्सीकरण द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। जी हाँ दोस्तों, खाना पकाने का जो तेल होता है उसे वनस्पति घी में बदलने के लिए हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत आसान है लेकिन बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज
किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको, मुझे लगता है ये आपको आता ही होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक से बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे चैडविक, जे थॉमसन, एंडरसन या फिर रदरफोर्ड। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ अगर आपको इसकी और ज़्यादा जानकारी गहराई से चाहिए तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, किस प्रकार से नाइट्रोजन, है ना, किस प्रकार से न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की खोज हुई थी, किसने किया था, कैसे किया था, क्या रदरफोर्ड ने किया था, चैडविक ने किया था या फिर एंडरसन ने, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हम जानते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका है जे थॉमसन। जी हाँ दोस्तों, जे थॉमसन ने ही खोज की थी इलेक्ट्रॉन की। एक बचपन से ही आपको आपके टीचर्स बताते होंगे, है ना, ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे, ई से इलेक्ट्रॉन, टो से थॉमसन यानी कि जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, है ना। पर प्रोटॉन, प से प्रोटॉन, है ना, र से रदरफोर्ड, हालांकि खोज चैडविक ने की थी, ध्यान दें, गोल्डस्टीन ने की थी, है ना दोस्तों। ये सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी उस वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? जे थॉमसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या है? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखते हैं ना कि जब कभी भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है तो पुलिस, आप सुनते भी हैं, न्यूज़ में भी आता रहता है कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। तो क्या होता है, उस कौन सी गैस होती है या क्या होता है उस अश्रु गैस में जो पुलिस को छोड़ना पड़ जाता है और किसी को नुकसान नहीं होता? नुकसान क्या होता है दोस्तों? इस गैस से इंसान की आंखों में जलन होने लगती है, कुछ लोग इसकी वजह से अंधे भी हो जाते हैं। तो दोस्तों उस गैस में क्या होता है, कौन सी गैस होती है उसमें? तो उसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होता है हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, आधा दिया हुआ है, इसका पूरा नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होता है दोस्तों? इसका पूरा नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। जहां दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में, यानी कि ठोस, द्रव, गैस, है ना, पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। प्रकृति की बात करें तो दो प्रकृतियां होती हैं, भौतिक प्रकृति, रासायनिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति में आपका आता है ठोस, द्रव, गैस, और रासायनिक प्रकृति में आपका आता है तत्व, यौगिक और मिश्रण। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, है ना दोस्तों। तो ऑप्शन क्या है? H2O पानी है, H2O2 है, या फिर CO2 है, या फिर NH3 यानी कि अमोनिया है। दोस्तों कौन सा पदार्थ प्रकृति की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है H2O यानी कि पानी। जी हाँ दोस्तों, पानी ठोस अवस्था में भी रहता है, द्रव अवस्था में भी रहता है और गैस अवस्था में। जब वो भाप बन के उड़ता है वो गैस अवस्था में, बर्फ है तो वो ठोस अवस्था में, और जल है तो वो द्रव अवस्था में है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? पूछ रहा है वायु है, वायु क्या है, यही चीज आपसे पूछी जा रही है। वायु क्या है? तत्व है, यौगिक है, या फिर मिश्रण है? तो दोस्तों याद रखेंगे, तत्व किसे कहते हैं? तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। यौगिक किसे कहते हैं? जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है ना। मिश्रण किसे कहते हैं? तत्व और यौगिक को मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मिश्रण कहलाती है कि नहीं दोस्तों। लेकिन आखिरी है अपर रूप, है ना। अपर रूप आप जानते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, ये क्या होते हैं? अपर रूप होते हैं दोस्तों। तो तत्व तो मिश्रण, वायु क्या है दोस्तों? मिश्रण। हालांकि मिश्रण भी दो प्रकार का होता है दोस्तों, मिश्रण भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित मात्रा में मिलाया जाए उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। जबकि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा इस है ना वीडियो को रोकना पड़ रहा है थोड़ा सा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक अस्थायी है, ये प्रोटॉन के साथ मिल जाता है ना। पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाया जा रहा था तो इसी न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पे बनाया जाता था, है ना, प्रोटॉन की संख्या पे। इसका सारा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, कैसे मोसले ने, कैसे मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों उस वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कही जाती है? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कही जाती है? ऑप्शन है प्लाज्मा, ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी मेंटल या फिर ऑप्शन सी गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए प्लाज्मा। प्लाज्मा इधर राइट आंसर। पदार्थ की चौथी अवस्था को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं मेरे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं, है ना। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संख्याओं को के योग को क्या कहते हैं? तो ये बहुत आसान है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके क्या बना लेते हैं भैया? द्रव्यमान संख्या बना लेते हैं। सी वाला जो आपका ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा, बीटा, गामा या फिर एक्स में? तो याद रखेंगे अल्फा पॉजिटिव होता है जबकि बीटा क्या होता है? नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, है ना, गामा किरणें हैं, गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर उच्च ऊर्जा वाले विद्युत इलेक्ट्रॉन? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बाकी दो ऑप्शन बचा हुआ है ना, उसे मैं दिखाई देता हूँ आपको। उसका राइट है ना क्या कहता है वो देख लेते हैं उसे। निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन या फिर उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन। लेकिन हमें वहाँ तक जाना ही नहीं क्योंकि हमें उसका राइट आंसर हमें वहीं मिल गया, है ना। जो गामा किरणें होती हैं वो कैसी होती हैं? वो होती हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत, है ना, चुंबकीय तरंगें। जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है? वो आपका पहला ही है ना, ऑप्शन ए उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला? कह रहा है कि 6O15, 6O16, 6O17 को क्या कहते हैं? समदाबी, सम न्यूट्रॉनिक, अपर रूप या फिर सम स्थानिक? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? वो है आपका सम स्थानिक। क्या होता है समस्थानिक, क्या होता है समभारिक? अगर ये भी आपको पढ़ना है तो ये सारा सिलेबस मैंने पहले ही इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप चाहेंगे तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से पढ़ लीजिएगा ज़्यादा जानकारी के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है अल्फा किरण, ऑप्शन बी है जो बीटा किरण, ऑप्शन सी जो है वो है गामा किरण, जबकि ऑप्शन डी है एक्स किरण। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरण के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं मेरे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या होती है या फिर है? एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो दिया है 60.23 गुणे 10 की घाते 23, 6.023 गुणे 10 की घाते 21 या फिर 6.023 गुणे 10 की घाते 23 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6.023 गुणे 10 की घाते 23। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का, अवकरण का, बहुलीकरण का या फिर जस्तीकरण का? दोस्तों लोहे पे जंग तभी लगेगा जब वो जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आएगा,
है ना, जब वो वायु के संपर्क में आता है तब ही उसे जंग लगना शुरू होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन ए ऑक्सीकरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। कोई तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या उसे उत्प्रेरण कहते हैं, अभिप्रेरण कहते हैं, या फिर ऑक्सीकरण कहते हैं, या फिर अवकरण कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका अवकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कक्षा 6-7 में भी पढ़ाया जाता है। तो नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है, तो वो अम्ल करता है, एसिड करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्षारीय घोल का पीएच मान, क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है, ये भी कक्षा 7 के क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखेंगे, जब किसी तत्व का, है ना, जब किसी भी तत्व का या किसी भी मिश्रण का अगर घोल है, विलयन है, अगर उसका पीएच मान अगर 7 से नीचे है, मतलब 7 से लेके 5, 4, 3, 2 जितना भी है तो वो एसिड है, अम्ल है, और 7 के ऊपर जितना जाएगा तो वो क्या होगा, वो होगा दोस्तों क्षारीय, और 7 है तो वो क्या होगा, उदासीन होगा, ना वो अम्ल होगा ना वो क्षार होगा। तो क्षारीय घोल का क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, 7 से अधिक, यानी कि क्षारीय विलयन का क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। 7 से अधिक है तो वो क्षारीय, और 7 से कम है तो वो अम्लीय। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा, है ना दोस्तों। एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। अगर ये सवाल आपको हल करना है ना, तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई असुविधा होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपकी समस्या को अगले वीडियो में सुधार सकें। क्वेश्चन क्या है, एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा, कितना होगा दोस्तों। राइट आंसर इसका क्या है, 22.4, या फिर 11.2 लीटर, या फिर 44.8 लीटर, या फिर 2.24 लीटर। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है 22.4 लीटर। जी हाँ दोस्तों, 22.4 लीटर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, दिया है वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है। जो कोई गैस है वो कब आदर्श गैस बन जाती है, कब बन जाती है, उच्च दाब एवं निम्न ताप पर, या फिर निम्न दाब एवं उच्च ताप पर, या फिर उच्च दाब एवं उच्च ताप पर, या फिर निम्न दाब और निम्न ताप पर। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, निम्न दाब और उच्च ताप पर कोई वास्तविक गैस आदर्श गैस के जैसा व्यवहार करने लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, स्थिर रहता है, या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है, या फिर बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर किसी भी गैस का आयतन कम करने पर दाब क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूध उदाहरण है विलयन का, कोलाइडी विलयन का, एमल्सन का, वायु विलय का। इसका वीडियो भी आपको पहले ही अपलोड किया हुआ है। क्या है इसका राइट आंसर, विलयन क्या है, कोलाइडी विलयन क्या है, एमल्सन क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एमल्सन। एमल्सन दूध का उदाहरण है ना, दूध इमल्सन का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है मेरे दोस्तों। अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन जो हल करवाया, मैंने बताया कि जो उदासीन होता है, ना अम्ल होता है ना क्षार होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है मेरे दोस्तों। कितना होता है, 7। अगर 7 से अधिक हो गया तो वो क्षार हो गया, और 7 से कम हो गया तो वो अम्ल हो गया। और हम जानते हैं कि जल ना उसका कोई स्वाद होता है ना कोई उसका रंग होता है दोस्तों। तो जिसका कोई रंग स्वाद नहीं है वो उदासीन होता है। तो 7,
है ना, 7वां डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संचारण नहीं होता? संचारण क्या होता है? वायु की उपस्थिति में धीरे धीरे धातु से बनी वस्तुएं या ना धातु से बनी या लोहे तथा लोहे से बनी वस्तुएं धीरे धीरे क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है, जिसे जंग लगना कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? धीरे धीरे उनका समाप्त होना क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। तो कौन सी धातु है जिसे वायु में हम छोड़ देंगे तो उसे जंग संचारण उसका नहीं होता? तो लोहा, तांबा, सोना या फिर चांदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, सोना। अगर हम इसे वायु में छोड़ देते हैं तो इसका संचारण नहीं होता। हम देखते हैं ना, कई सालों तक सोना वैसे ही पड़ा रहता है। दोस्तों एक बार फिर कहना चाहता हूं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, है ना दोस्तों? क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन? चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उष्माशोषी प्रतिक्रिया में, है ना दोस्तों, प्रक्रिया होना चाहिए था, चलिए फिलहाल ठीक है। उष्माशोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है? उष्मा का अवशोषण, उष्मा मुक्त होती है, उष्मा परिवर्तन नहीं होता या फिर ताप स्थिर रहता है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों अभिक्रिया हालांकि 6 प्रकार की होती है ना, संयोजन, वियोजन, अपघटन, है ना, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, है ना, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स, है ना। अपचयन उपचयन को एक साथ रखा जाता है। रेडॉक्स उपचयन अपचयन दोनों के मिलने से बनती है। जब किसी भी तत्व या जब कभी भी ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे अपचयन उपचयन दोनों होता है, मतलब ऑक्सीजन घटता भी है बढ़ता भी है, तो उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। तो उष्माशोषी मतलब उष्मा का अवशोषण करने, उष्माशोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है? नाम से देखिए, उष्मावशोषी, है ना, जो उष्मा को क्या करे? अवशोषित करे। तो आपका ऑप्शन जो है वो क्या है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। उष्माशोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है? उष्मा का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है, किसी अभिक्रिया का वेग क्या करता है? किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ बढ़ता है, अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है, या फिर अभिक्रिया की प्रगति के साथ स्थिर रहता है, या फिर अभिक्रिया की प्रगति के साथ घट या बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा? उत्प्रेरक जो अभिक्रिया को होने के लिए प्रेरित करता है, वो क्या काम करता है? वो क्या काम करता है दोस्तों? बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है, उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया को करवाता है। लेकिन अगर यहाँ ये ऑप्शन नहीं होता, आपका राइट आंसर है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है ना। क्या करता है? परिवर्तित करता है। लेकिन अगर दोस्तों ये परिवर्तित नहीं होता तो आपका जो राइट आंसर होता वो होता ए, बढ़ाता है। ध्यान देंगे, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप ध्यान देंगे, वो अभिक्रिया को क्या करने का काम करते हैं? परिवर्तित करने का काम करते हैं। अगर ये परिवर्तित, सपोज दैट मान लेते हैं ये नहीं होता, तो आपका जो राइट आंसर होता दोस्तों वो क्या होता? बढ़ाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, प्राकृतिक गैस में सब क्या रहता है? मीथेन रहता है, इथेन रहता है, प्रोपेन रहता है या फिर ब्यूटेन रहता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो मीथेन है। मैंने आपका इसका भी वीडियो अपलोड किया हुआ है दोस्तों। मीथेन एक ऐसी गैस है जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। गाय के गोबर में, भैंस के गोबर में जो गोबर होता है ना, उसके जलने का मेन रीज़न क्या होता है? मीथेन गैस होती है। अगर वो मीथेन गैस नहीं होती तो कभी गोबर की कंडी आप जला ही नहीं सकते, है ना दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मीथेन है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है ना? तो गोबर गैस में मैंने पहले ही बता दिया है, गोबर में क्या होता है दोस्तों? तो बिना देखे बिना समझे मीथेन मारने वाले हैं, है ना। गोबर गैस, गोबर है तो मीथेन बनेगी बहुत ज़्यादा, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है? मीथेन। इसकी वजह से ही तो गोबर की बनाई हुई कंडी जल जाती है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, तत्वों के गुण आवर्ती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, है ना दोस्तों? कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आपका है मेंडलीफ के अनुसार, है ना दोस्तों। गोबर में, पहले ये देख लेते हैं, 35 छूटा हुआ है। गोबर
गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? मीथेन है, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि जब भी कभी प्राकृतिक गैस की बात आएगी तो वहाँ मीथेन होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव के अनुसार गुण तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं? तत्वों के गुण। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, परमाणु भार के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक किसे माना जाता है या कौन है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा अपवाद की कंडीशन आएगी। इसमें मेंडलीव भी हो सकते हैं, मोसले भी हो सकते हैं, क्योंकि मेंडलीव के जो आवर्त सारणी थी उसमें सुधार करने का जो श्रेय जाता है वो मोसले को भी जाता है। तो अगर कभी भी ऐसा ऑप्शन हो जाए जहाँ पे आपको ये ना मिले, मतलब मेंडलीव ना हो, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मोसले होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। किस आधार पे तत्वों को वर्गीकृत किया गया है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, परमाणु संख्या। जो तत्व है पीरियाडिक टेबल में, जितने भी तत्व हैं उन्हें एक दूसरे से किस बेस पे अलग किया गया? तो उसका जो मेन बेस है वो क्या है दोस्तों? वो परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या के आधार पे एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग रखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? एक क्षार धातु होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक अक्रिय गैस होती है, या फिर एक उपधातु होती है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों एक क्षार धातु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? वो होता है एक क्षार एक धातु। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? हीलियम, लिथियम, सोडियम या फिर हाइड्रोजन? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? वो कौन है? हाइड्रोजन। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में इसे सबसे पहले रखा गया है। अगला दोस्तों, सोना का लैटिन नाम क्या है? लैटिन एक भाषा है, लैटिन नाम क्या है? आप सोचते होंगे ना, जब पीरियोडिक टेबल हम याद करते हैं तो हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इसका नाम ABCD ऐसे सीरियल से क्यों नहीं होता, क्योंकि उनका जो नाम है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। तो जो सोना का जो संकेत होता है AU, वो किसके आधार पर लिया जाता है? तो उसका जो राइट आंसर है ओरम। ओरम की वजह से उसका जो संकेत है वो AU बनता है। तो सोना का जो लैटिन नाम है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है ओरम। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा, जी लगा के पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय, टेक केयर।